नमस्कार। अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था। मेरे एक दूर के मौसी और मौसिया हैं, उनसे मिलने। हालाँकि वो मुंबई में हैं, तो मौसी-मौसिया की बजाय वो अंकल, ऑन्ट कहलाना पसंद करते हैं। मैं अपने अंकल और ऑन्ट के घर गया था उनसे मिलने। तो बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं, जॉब में हैं। तो बात आगे करने को, एक संवाद बनाने को हमने कहा, अब दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं। तो आपका अकेले समय मुश्किल से कटता होगा, कैसे कटता है, क्या हाल-चाल है? तो हमारी आंट ने बताया कि नहीं, नहीं वो तीसरा बेटा है ना मेरा। मुझे बहुत झेंप लगी, शर्म लगी कि मेरे पास के रिश्तेदार हैं और मुझे सिर्फ़ 2 ही बच्चों का पता था, ये तीसरा कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे इसका आइडिया नहीं था क्या करता है। तो मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा वो कौन-सी क्लास में है तीसरा वाला, क्या करता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो समझ गए कि मैं जिस तरह से झेंप रहा था, जिस तरह से मेरे चेहरे पे शर्मिंदगी की लकीर थी। बोला, नहीं, नहीं तुम परेशान मत हो, अभी-अभी आया है, 2 साल पहले ही। जब एक उम्र के बाद लोग जब आप इस तरह से बताते हैं, तो एक उनमें एक शर्मिंदगी-सी महसूस होती है कि 60-62 साल की उम्र में बेटा हुआ या बेटी हुई, तो वो थोड़ा-सा झेंपते हैं। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो अलग प्रकार का था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप शर्मिंदा ना हों, और उन्होंने ये बात बड़े आत्मविश्वास और गौरव के साथ बताई कि अभी-अभी वो आया है 2-3 साल पहले ही, तो कोई आप तो ऐसा नहीं हो, अभी भी आया है, उसी के साथ पूरा दिन कट जाता है। तो हमारी आंट आंट ने कहा कि वो एक तो बेटा वो पूरे समय डैड के साथ रहता है। जब तक डैड वापस घर नहीं आ जाए, वो दरवाजे पे बैठा रहता है। फिर डैड ने बताया कि वो मॉम का तो इतना दीवाना है, सुबह से लेके रात तक मॉम के साथ रहता है। मॉम अगर हर मंगलवार को सुंदरकांड करने के लिए मोहल्ले में जाती हैं, तो उनके साथ जाता है। चुपचाप बैठा रहता है, पूरे 2 घंटे सुंदरकांड सुनता है और पूरे समय मॉम के साथ ब्रेकफ़ास्ट से लेके डिनर तक करता है। तो इनका पूरा दिन कट जाता है और बहुत ही, यानी इतना गज़ब का बच्चा है कि हमारा बेटा जो है, कि क्या बताएँ, उसके बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल है। तो उत्सुकता थी कि जल्दी से मिल लूँ, तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई अपने बेटे को, वो कूदता-काँपता आया। मैं देख के आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो एक पामेरियन डॉग था। वो आया और ऑन्ट के गोदी में कूद के बैठ गया। तो उन्होंने कुछ कहा कि जाओ, जाओ डैड के पास जाओ। तो वो जाके जो अंकल थे उनके गोद में जाके बैठ गया, बात हुई। और इस तरह से मॉम डैड ने उसकी बहुत सारी तारीफ़ें की, बहुत सारी बातें बताई कि कैसे उनका जो बेटा है, वो पूरी तरह उनके साथ रहता है। फिर कहा चलो, चलो अब डिनर करने चलते हैं। तो हमको इसमें थोड़ा-सा संकोच हुआ। हमने कहा कि आप लोग माफ़ करिए, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल पे, मुझे कुत्तों से डर लगता है। और उसकी कुर्सी मेरे बाजू में रख दी गई और एक प्लेट रख दी गई। हम कहा मैं इसके साथ बैठ के थोड़ा खाना खाने में मुझे परेशानी होगी, मैं ज़मीन पे बैठ के खा लेता हूँ। ये बात अंकल और आंट को थोड़ी बुरी लगी। हम कहा मुझे कुत्तों से थोड़ा डर लगता है। बोले क्या यार, तुम लोग कस्बाई लोग हो, सागर जैसे छोटे शहरों में क्या भाषा बोलते हो यार, कुत्तों कुत्तों की गंवारों टाइप की भाषा बोलते हो। इसका नाम भी है। हम कहा नाम क्या, टॉनी है क्या? कह तुम्हें कैसे पता? हम कहा ये बम्बई में आपके बड़े बेटे का नाम सोनी है, दूसरे का मोनी है, तो उसका टॉनी होगा। सागर में होता तो सोनू मोनू टोनू होता। तो हमने सोचा कि इसका नाम शायद सोनी मोनी के बाद टॉनी हुआ। कहले हाँ, इसका नाम टॉनी है। तो आंट ने कहा कि चलो ये आलोक भैया हैं, मिल लो, भैया से मिल लो। हम कहा मौसी, आंट, मुझे इसका भाई होने में आपत्ति है। आपके भतीजा होने में आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका भाई होने में आपत्ति है। उसके साथ बैठ के खाना खाने में मुझे डर लग रहा है। अंकल और आंट वहाँ इतने गुस्सा हो गए मुझसे। एक तो मैं कुत्ता-कुत्ता बार-बार कह रहा था कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। मुझे कुत्तों के साथ में खाना खाने में मैं असहज महसूस कर रहा था। कि कुछ देर पहले तक जो अंकल और आंट मुझे एयरपोर्ट भेजने की बात कर रहे थे, वो पूछने लगे कि वो तुम्हारी फ्लाइट, यहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत जाम होता है, तो तुम अपनी कैब वैब बुला लो, नहीं तो फँस जाओगे, तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं इशारा समझ गया और टॉनी साहब को, टॉनी भाई को मैं बाय-बाय करके वहाँ से चला आया। आजकल ये नया प्रचलन है कि लोग कुत्तों का अपने आप को मॉम और डैड बताते हैं। एक जगह और मैं गया, तो मैं उस बात से भी अजीब-सी आपको लगा होगा कि भाई दोस्त थी, तो मैं उस दिन गया एक जन के घर, तो उनके साथ वो मेरे दूर के चाचा की बेटी हैं दिल्ली में, मोहबोली मेरी बहन है, तो मैं उनके घर गया, तो उनका भी एक भाई था, जो आया, बैठ गया, उसने दोनों पंजे ऊपर किए। उसके उनने उसको भी धागा बाँधा पहले, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। तो कहने लगी, फिर उसकी एक पत्नी आई, एक बिच आई, तो मैंने कहा नमस्ते भाभी जी।
तो गुस्सा हो गई वो, कहने ये क्या बात हुई? हम कहा अरे भाई जब ये मेरा भाई हुआ, तो हमने इसको भी राखी बाँधी, मुझे भी राखी बाँधी, तो इसकी पत्नी जो है वो मेरी भाभी हुई, तो मैं भाभी जी नमस्ते नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? तो मैंने भैया भाभी को नमस्ते किया, तो मैं वहाँ से भी चला गया। ये जो एक नया शौक चल रहा है, एक नया प्रचलन है, आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया था कुछ दिन पहले, उस समय मैं सहारा टीवी में रिपोर्टर था। कह रहे यार वो बिच खत्म हो गई है तो चलना है अपन को उसके अंतिम संस्कार में। तो कई बार चीज़ें आसान हों तो लोग पत्रकारों को बुला लेते हैं। तो एक नया उसको क्रेमेटोरियम बोलते हैं या कहाँ कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं यहाँ पे जो दिल्ली में छतरपुर इलाके में बनाया गया है। उसमें सीएनजी के माध्यम से अंतिम संस्कार किया जा सकता है जो एनिमल्स हैं उनके लिए। उनको हो सकता है इसके लिए बुला दो। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अपन 10 बजे यहाँ से निकलेंगे और तुम समय से आ जाना, लेट मत होना। हमने सोचा था इसलिए बुला रहे होंगे वहाँ पे कोई सुविधा या कोई बात ना हो तो मैं चला गया। बाद में पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे लोग सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आए थे और मैं लाल रंग की टी-शर्ट और नीली जीन्स पहन के सबसे बेढंगा आदमी दिख रहा था। जैसे मैं उस शोक में शामिल नहीं हूँ, शव यात्रा में मैं सबसे अजीब-सा दिख रहा था। जैसे ही हम लोग निकले तो हमने सबसे पहले हाथ जोड़ा, उनका भाई साहब अब इसका अस्थि का इकट्ठे करने के लिए आप मुझे मत बुलाना और ना मुझे 13वीं में बुलाना, नहीं तो आप इसकी 13वीं करें और मुझे बुलाएँ। कह रहे ये क्या बात है, तुम हर जगह मज़ाक करते हो, हमारा एनिमल मर गया, हमारा पेट मर गया तो मज़ाक कर रहे हो 13वीं में। वो नहीं उनका शव यात्रा में आपने बुला लिया, मैं आ गया। लेकिन कृपा करके मुझे इसकी गंगा जली पूजन या 13वीं में आप जो भी करेंगे, उसमें मुझे मत बुलाइएगा। मैं नहीं आ पाऊँगा। तो एक ये नया प्रचलन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। एक आखिरी गप्पौर के उस समय भी मैं रिपोर्टर था तो एक महिला आई, एक वेटरनरी डॉक्टर के पास हम बैठे थे, कोई स्टोरी कर रहे थे, तो उसने बताया कि मेरा बेटू बहुत परेशान है, लग रहा है कि इसको बहुत स्ट्रेस है और इसका मुझे लगता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ज़्यादा हो गया, 3 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा है। इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सब जगह से पिज़्ज़ा मँगा-मँगा के इसको खिलाया, घर पे ही बना के खिलाया। ना सैंडविच खा रहा है, ना पिज़्ज़ा खा रहा है, ना दूध पी रहा है, ना बिस्किट खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है। 3 दिन से बहुत परेशान है हमारा बेटू, बहुत स्ट्रेस में है। मुझे लगा शायद इनके बच्चे का एग्ज़ाम होगा। आजकल एग्ज़ाम में बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए परेशान होगा। कौन-सी क्लास में है? एग्ज़ाम है क्या उसका? कह रहे, "नहीं, नहीं, 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 ये है ना बेटू।" उन्होंने अपने बेटू को एक पोमेरियन गोद में लिए थी, तो उसको उठा के और डॉक्टर साहब की टेबल पे बिठा दिया। कहने, "बेटू जो है बहुत स्ट्रेस पे है।" लगा कि ज़िंदगी के जो हमारे स्ट्रेस हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं, वो इन बेटू के सामने बहुत कम हैं। बेटू का स्ट्रेस, बेटू का ब्लड प्रेशर हम लोगों से कितना ज़्यादा है। मैं ये बात अंत में फिर एक बार कहूँगा, मैं जानवर विरोधी नहीं हूँ, मैं इस प्रेम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक प्रेम, एक करुणा, ये तो इंसान की फितरत है, उसका स्वभाव है। इसको बरकरार रखिए, इसको बाँटिए, लेकिन कुछ उन लोगों के लिए भी बचाइए, जो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। कोई भूखा है, कोई अनाथालय में डला है, किसी एक उस बेटी को भी अपनी बेटी बनाइए जो किसी अनाथालय में है, जिसका कोई नहीं है, उसकी स्कूल की 1 साल की फ़ीस दे दीजिए, उसको भी अपनाइए, उसके भी मम्मी-पापा बनिए। नमस्कार।